अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी ओरल कैविटी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो आज हमने पढ़ना है फेनिक्स। फेनिक्स इज द कैविटी बिहाइंड द माउथ। इट इज द कॉमन पैसेजवे फॉर बाउथ रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो कहता है फेनिक्स हमारे पास एक कैविटी होती है और ये कॉमन रास्ता होता है डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के लिए, यानी कि खुराक और हवा के लिए। द बोलस इज पुश टू द बैक ऑफ द माउथ एंड इज स्वेल्ड थ्रू द फेनिक्स। वो कहते हैं कि बोलस हम निवाले को कहते हैं। निवाले को क्या करते हैं, मुंह की पीछे की तरह धकेला जाता है और वो कहाँ कौन निकलता है उसको फेनिक्स। Swallowing of food. During swallowing, the tongue moves upwards and backwards against the roof of the mouth. Due to it, the bolus is forced to the back of oral cavity. वो कहता है कि जब हम निवाले से टक रहे होते हैं तो हमारी टंग ऊपर की तरफ हो जाती है और क्या करती है कि उसे पीछे की तरफ धकेलती है। ड्यू टू इट, जिसकी वजह से हमारा जो बोलस होता है वो oral cavity में धकेला जाता है। The soft palate is also rest against the back wall of pharynx. These movements close the passage between nasal cavity and pharynx. ये जो मूवमेंट होती है वो क्या करती है कि नेजल कैविटी और फेनिक्स के बीच में जो जगह होती है उसको क्लोज कर देती है, जो मूवमेंट उनके बीच में होती है उसे बंद कर देती है। एट द सेम टाइम इसी के दौरान क्या होता है, लैंडिक्स मूव्स अपवर्ड्स एंड इट लोअर्स द एपिग्लोटिस। लैंडिक्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ होगा और क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस नीचे की तरफ आएगा। अब एपिग्लोटिस अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज एंड क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। एपिग्लोटिस क्या करेगा, और जो ट्रेकिया की ओपनिंग होगी उसे क्लोज कर देगा। इन दिस वे द बोलस पासिस ओवर द ट्रेकिया एंड एंटर्स एसोफेगस। तो इसमें क्या होगा कि बोलस जो है ना वो ट्रेकिया में नहीं जाएगा बल्कि किसके अंदर चला जाएगा, एसोफेगस के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम में भी ये देख सकते हैं कि सॉफ्ट प्लेट जो होती है ऊपर की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो बोलस है वो सही डायरेक्शन में जाता है। अब देखें एसोफेगस। आफ्टर बीइंग स्वेलड मतलब निवाला निकलने के बाद द फूड इंटर द ट्यूब कार्ड, जो फूड होता है वो जिस नाली में जाता है उसको हम एसोफेगस कहते हैं। इट कनेक्ट्स द फेनिक्स टू द स्टमक। ये क्या करता है एसोफेगस, ये फेनिक्स को स्टमक से जोड़ता है। द प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ सलीवा कंटिन्यू इन एसोफेगस। इन एडल्ट ह्यूमन द एसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट लवर्स एंड ओपन्स इन स्टमक। अडल्ट ह्यूमन में मतलब ये कितनी लॉन्ग होती है, 25 सेंटीमीटर होती है और ये स्टमक में ओपन होती है। फूड मूव डाउन थ्रू द एसोफेगस टू द स्टमक बाय पेरिस्टालसिस। वो कहता है कि जो फूड नीचे की तरफ आ रहा होता है एसोफेगस से स्टमक में, वो पेरिस्टालसिस के जरिए आता है। The exit of food from the esophagus to the stomach is controlled by the lower esophageal sphincter और कार्डियक स्पिंचर। वो कहता है कि जब फूड स्टमक से बाहर जाना होता है तो उसे कौन कर मतलब जब स्टमक से नहीं एसोफेगस से जब स्टमक में जाना होता है तो उसको कंट्रोल करता है लोअर एसोफेगल स्पिंकर। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जिसको हम कार्डियक स्पिंचर भी कह सकते हैं, कि वो ओपनिंग जो स्टमक पे आके ख़त्म हो रही है वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये वाली ओपनिंग की बात हो रही है। Which opens in response to the pressure exerted by food. It also prevents the backflow of stomach contents into the esophagus. तो ये क्या मदद करता है, एक तो ये यहाँ पे एसोफेगस में से जो बोलस आ रहा है वो स्टमक के अंदर जाने देगा, लेकिन अब स्टमक से ये ऊपर नहीं जाने देगा। अगर वो ऊपर भी चला जाता है तो फिर इसकी सूरत में वोमिटिंग हो जाती है। आगे है मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे समय पहले है पेरिस्टालसिस, जिसका भी ऊपर जिक्र हुआ था। इट इज द रिथमिक सीक्वेंस ऑफ वेज ऑफ कंट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वो कहता है कि ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वेज होती है जो कंट्रैक्ट करती है स्मूथ मसल्स में, और किन की वाल में, एलिमेंट्री कैनाल की वाल में। पेरिस्टालसिस सिक्यूर्स द फूड डाउन अलोंग एसोफेगस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पेरिस्टालसिस क्या करती है, ये फूड को एसोफेगस और जिसे वो नीचे वाले पार्ट तक पहुंचाती है। सेगमेंटेशन, द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स आल्सो हैव रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स। अगर आपने देखा हो तो हमारी जो मतलब इंस्टेंटाइन होती है ना, स्मॉल या लार्ज दोनों में से, तो वो थोड़ी सी ना रिंग शेप की होती हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिपीटली, जो जल्दी से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और रिलैक्स हो जाएंगी। दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन क्रिएट अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन द सेम प्लेस कॉल्ड सेगमेंटेशन। दिस मूवमेंट मेक्स द फूड एंड डाइजेस्टिव सिक्रेशंस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी जो बोलस होता है, जो हमने खुराक खाई होती है, वो डाइजेस्टिव सिक्रेशन के साथ मिल जाता है और वो जल्दी से जल्द डाइजेस्ट हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। तो लास्ट है हमारे पास एंटी पेरिस्टालसिस। सिंपल सी बात है, जब पेरिस्टालसिस था यानी कि वो खुराक को एसोफेगस में लेके आ रहा था और उससे नीचे वाले पार्ट्स में, तो इसका मतलब एंटी पैरल जो होगा पेरिस्टालसिस वो उल्टा होगा, वो ऊपर लेके जा रहा होगा, जिसकी सूरत में वोमिटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये एसोफेगस के आपने डायग्राम बनानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। डायग्राम बनाने से ना फ़ायदा ये होता है कि वो आपको ना डायग्राम चेक करेगा कि हाँ अच्छी बनेगी, वीआईपी हो जाएगा फिर तो काम। अच्छा, एंटी पेरिस्टालसिस देखते हैं। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में रिवर्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस। वही बात कर रहे हैं कि ये उलट होता है। पुशिंग फूड फ्रॉम द इंस्टेंटाइन बैक इनटू स्टमक एंड ओरल कैविटी लीडिंग टू वोमिटिंग। क्या होता है कि खुराक इंस्टेंटाइन से कहाँ जा रही होती है, स्टमक में, स्टमक से ओरल कैविटी में, जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट हंगर कंट्रक्शन,
ये जब होती है जब हम भूख लग रही होती है, आपने अक्सर देखा होगा तो कभी कभी हो जाती है। आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ट्रिगर्ड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रिएटिंग द अनकंफर्टेबल सेंसेशन नोन एज हंगर पैंस। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को भूख लग रही है ना तो उकाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, अक्सर आने लग जाती हैं लोगों को, तो उसी की वजह यही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।